देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अपने बॉस जिनपिंग के इशारे पर भारत के साथ लगातार नए विवाद खड़े कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पड़ोसियों की हालत क्या है इस वक्त। ओली ने फिर एक बार भारत की अयोध्या को नकली कहा है और नेपाल के माडी को भगवान राम का जन्मस्थान बताया। इतना ही नहीं, ओली सरकार माडी में भव्य राम मंदिर बनवाने की तैयारी कर रही है और माडी के जनप्रतिनिधियों से मंदिर बनाने के लिए बात भी कर ली गई है। यानी नेपाल बार बार यह दावा कर रहा है कि असली अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि नेपाल में है। और एक हफ्ते पहले भी ओली ने भगवान श्री राम को नेपाली बता दिया था, जिसकी जमकर आलोचना भी हुई थी। सुनिए ओली का वो बयान। हमें अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ, तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतका होइन अयोध्याका देखेका छौँ। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मीकि आश्रम। तो नेपाल में ठोरी के पास अयोध्यापुरी में असली अयोध्या होने का दावा कर रहे हैं केपी शर्मा ओली। अब बताइए कौन विश्वास करेगा। लेकिन मंशा है क्या और यहां पर भी चीन का दखल जो है वो कैसे काम कर रहा है, ये आप बिग वॉल के जरिए समझिए। बीजिंग से फरमान आता है और केपी शर्मा ओली अंड बंड कुछ भी बोलने लगते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बीजिंग से फरमान, अयोध्या पर ओली का नकली ज्ञान। नेपाल के माडी में असली अयोध्या होने का दावा कर रहे हैं केपी शर्मा ओली, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है। माडी में खुदाई कर सबूत जुटाने का ओली ने आदेश दे दिया है। यानी इस वक्त नेपाल की सरकार जो है वो ये साबित करने में लग गई है कि भगवान राम का जन्म स्थान हिंदुस्तान की अयोध्या नहीं बल्कि अयोध्यापुरी है, जो कि नेपाल में। स्थानीय लोगों से ऐतिहासिक सबूतों को संरक्षित करने को कहा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर खुदाई कराई जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि अंदर क्या क्या है। माडी का नाम बदलकर अयोध्यापुरी करने की सलाह दी गई है और यह नाम लगातार लिया जा रहा है। नेपाल की सरकार के जो मंत्री हैं वो भी अयोध्यापुरी अब कह रहे हैं माडी को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंशा है क्या। अयोध्यापुरी विकसित करने की योजना है। राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों के निर्माण का आदेश दे दिया गया है ताकि यह साबित कर दिया जाए दुनिया के सामने कि असली अयोध्या यहां है, जबकि यह सरासर झूठ है, गलत है। यह पूरी दुनिया जानती है और कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार है नहीं। हमारे साथ इसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि नेपाल की मंशा यह साबित करने के बाद क्या नजर आती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आज खास बात यह है कि हमारे साथ पैनल में रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं नेपाल की, और ऑपोजिशन पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। कृष्णा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनता समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं नेपाल के ही। कृष्ण जी, आपको क्या लगता है, वजह क्या है इसकी? जी समीर जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको। अभी फिलहाल मैं जनता समाजवादी पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। 2 महीने पहले ही हमारा जो पार्टी यूनिफिकेशन हुआ है, अभी पोर्टफोलियो वगैरह सब तय नहीं है। पहले मैं स्पोक्स पर्सन था। मैं अच्छा, क्लियर लीडर तो है अपना, लीडर तो है ना जनता समाजवादी पार्टी? हाँ जी, ठीक है, अभी अपनी बात रखिए। ऐसा है समीर जी कि विगत से आपको सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा कि ये कांड जो जितना जो ये चल रहा है नेपाल में हो, इधर इंडिया में हो, ये शुरू हुआ जब से जो कोरोना, एक मुझे लग रहा है कि एक कोरोना ऐसा वायरस जिसको वर्ल्ड में संप्रेषण किया गया, उसके बाद सारे लोग त्रसित हैं, यहाँ पे डर में है, भय में है, लोग अपना सेफ्टी अपना रहे हैं। और उसी अंतर्गत जितना भी अप एंड डाउन चल रहा है, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, ये खास करके एशिया के लिए, और जो खास करके नेपाल और इंडिया के संबंध में अगर बात किया जाए। कृष्णा जी, कोरोना वायरस के बहुत सारे लक्षण जो हैं उनके बारे में हम सबने पढ़ा है, लेकिन उन लक्षणों में कहीं ये नहीं है कि आप झूठ बोलने लगे, आप दुनिया के सामने नौटंकी करने लगे, आप दुनिया के सच को गलत साबित करने में लग जाएं। ऐसे तो हमने लक्षण नहीं देखे कोरोना के। समीर जी, मैं वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। उसके पीछे एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे
लोग का अवस्था एकदम खराब है, जहां ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जहां आइसोलेशन, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि कभी थोड़ी में राम जी का जन्म हो जाता है, कभी परसा के पास। ऐसा है सर कि इतिहास अगर दोहराया जाए तो आधुनिक भारत और अभी का जो आधुनिक नेपाल है, उससे पहले भारतवर्ष ही था। और उससे भी पहले अगर बात किया जाए तो मिथिला और अवध का बात किया जा सकता है, जिसका मिथिला का अपना एक नक्शा है, जिसे कहा जाता है गंगा से दक्षिण, क्या कहते हैं, उत्तर, और हिमालय से दक्षिण, और एक कोशी बलान है, कोशी बलान से पश्चिम, और गंडक से पूर्व। ये मिथिला का चौहद्दी था। और उसके बगल में अवध, जहां अवध एक बहुत बड़ा राज्य था। जैसे मिथिला एक राज्य था, तो वो एक इतिहास था, हिस्टोरिकल में था, जिसमें आधा मिथिला अभी नेपाल में पड़ता है, तो उससे ज्यादा आपको इंडिया में भी है। अवध का कुछ पार्ट जो है सो नेपाल में है, तो उससे ज्यादा पार्ट आपको इंडिया में है। तो नेपाल और इंडिया का जो भूगोल है और जो रिश्ता है, वो एक देश का नहीं, ये मानव सभ्यता का, एक संस्कृति का है, पारिवारिक संबंध। अरे ये बातें तो हैं ही कृष्णा जी, लेकिन ये आपकी रूलिंग पार्टी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और एज ए ऑपोजिशन पार्टी आप लोग किस तरह से आवाज बुलंद कर रहे हैं? सर ऐसा है कि इन्होंने कोरोना के लिए जो यहाँ जो महामारी चल रही है, जिस तरीका से यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह को सही करना चाहिए, तो वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, यही बात है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।